PSM प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन। सो इसमें BTR से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। सो इसमें इंसिडेंस एक चीज़ इंसिडेंस है, एक चीज़ है प्रिवलेंस। सो प्रिवलेंस हम लोग किस में देखते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में प्रिवलेंस देखी जाती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ही पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व होती है। एक होता है देखो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ PID ना। सो हम लोग ने PID को लेकर के एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, P = I/D, मतलब प्रिवलेंस इज इक्वल्स टू अपना इंसिडेंस एंड ड्यूरेशन। सो प्रिवलेंस इज डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया? प्रिवलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन। मतलब यदि किसी भी डिजीज़ का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है उसका प्रिवलेंस डिजीज़ का ज़्यादा दिखने मिलेगा अपने को, और किसी भी डिजीज़ का इंसिडेंस यदि बढ़ गया तो प्रिवलेंस भी ज़्यादा दिखने मिलेगा। तो इसका मतलब ये है। फिर कुछ डाटा से जो कि बायोस्टैट्स के अंदर है डाटा, उसके टाइप से बहुत सारे टाइप से, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से नोइर से क्या होता है? नॉमिनल, ऑर्डिनरी, इंटरवल, रेशियो, है ना। नॉमिनल, ऑर्डिनरी, इंटरवल एंड रेशियो नोइर। ऑर्डिनरी मतलब एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर में अरेंज, जैसे कुछ नहीं, एग्जांपल ही नहीं याद आ रहा है, छोड़। नॉमिनल में मतलब कि जैसे किसी का सेक्स पूछा तो मेल नहीं तो फीमेल, फिक्स एक आंसर होता है ना, एक आंसर होगा तो नॉमिनल। ऑर्डिनरी मतलब एक ऑर्डर में अरेंज होगा। एग्जांपल ले लो कुछ भी भाई, है ना। इंटरवल में नो ज़ीरो होता है और रेशियो में ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल इंटरवल में टेम्परेचर, इंटरवल का एग्जांपल हो सकता है टेम्परेचर मतलब कि यदि 40 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते 20 डिग्री सेल्सियस का डबल होता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो देयर इज़ नो ज़ीरो। और रेशियो में होता है ज़ीरो। बस रट लेना है। फिर कर्व, कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स आ जाते हैं, जैसे बेल कर्व कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। और उसमें यदि स्क्यू आ जाए तो पॉजिटिव स्क्यू बोले तो राइट साइड, नेगेटिव स्क्यू बोले तो लेफ्ट साइड। यहाँ पे नीचे क्या होता है? मीन, मीडियन एंड मॉड। ये हो गया बेल कर्व हो गया। फिर आता है अपना वेन डायग्राम कैसा दिखता है? ऐसा। यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स होंगे, इनके पॉइंट्स होंगे। ये हो गया वेन डायग्राम। पाई चार्ट कैसे दिखता है? सर्कल होगा, उसी में कुछ ऐसे सेक्शन बना दिए रहेंगे, ये 20%, ये 50%, ऐसा। ये हो गया वेन डायग्राम। पाई चार्ट हो गया। स्पॉट मैप वही अपने एरिया का कुछ भी ऐसा नक्शा बना रहेगा, उसमें बता देंगे कि यहाँ डिजीज़ है। ये हो गया स्पॉट मैप हो गया। बार चार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? गैप होते हैं। ये देखो गैप दिख रहा है, गैप होते हैं बार चार्ट में। मल्टीपल बार चार्ट में सीधी सी बात है, बार चार्ट है ना तो गैप तो होंगे, बार चार्ट है ना तो गैप तो होंगे, लेकिन मल्टीपल 3-4 चिपक के होंगे फिर गैप होगा। तो क्या बोलते हैं? मल्टीपल बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट मतलब फिर से बार चार्ट तो ही, गैप तो होगा, लेकिन उसी के अंदर कंपोनेंट हो गए 2-3 कंपोनेंट, 1 2 3 जैसे कंपोनेंट हमने बांट दिए तो ये हो गए कंपोनेंट बार चार्ट। हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, बार ग्राफ में गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, चिपक के रहता है हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वही जो हिस्टोग्राम है, जो ऐसा हिस्टोग्राम है, उसके पॉइंट्स ले लिए हमने इम्पोर्टेंट, और उसी से चिपक के एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो अब हिस्टोग्राम को पीछे से हटा दो और सिर्फ ये लाइन जो बचा हमने ड्रॉ कर दिया, जो हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है? फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ वो हिस्टोग्राम से रिलेटेड नहीं होता, वो अपने हिसाब से ऐसा रहता है। ये हो गया फ्रीक्वेंसी कर्व। लाइन चार्ट सेम ऐसे होता है। लाइन चार्ट हो गया। ये बॉक्स विस्कर प्लॉट में ऐसा दिखता है, ऐसा विस्कर एंड बॉक्स बना रहता है, तो ये हो गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ट्री प्लॉट ठीक है। केप्लन मायर में अपना
ऐसे ऐसे स्टेप लैडर ऐसे दिखते हैं ना, जिसके अंदर हम लोग मोस्टली अपना क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल्स में इसका यूज़ करते। स्टेम एंड लीफ में उधर लिखा रहेगा स्टेम एंड लीफ, ऐसे कॉलम बने रहेंगे, यहाँ पे नंबर रहेंगे, बहुत सारे नंबर लिखे रहेंगे, यहाँ पे भी नंबर लिखे रहेंगे, हो गया स्टेम एंड लीफ डायग्राम। फिर हो गया स्कैटर्ड में ये हो गया ऐसे स्कैटर्ड रहेंगे इस सेंटर लाइन के बीच में, तो कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे ना, तो ये हो गया स्कैटर डायग्राम। -1 0 +1, इसका भी कुछ तो इम्पोर्टेंस है। फॉरेस्ट प्लॉट सबको पता है ना, फॉरेस्ट प्लॉट सबको पता है मेटा एनालिसिस के लिए। फनल प्लॉट में क्या ऐसा रहता है, और इसमें ये फनल बना के इसी में बता देते इतने केसेस है। फिर आरओसी समझ में तो नहीं आया क्या सीन है, बट इसका कुछ ऐसा सीन रहता है, ऐसा दिखता है आरओसी कर्व, रिसीवर ऑपरेटर कर्व, आरओसी कर्व। अल्फ़ा एरर बोले तो ऐसा, मतलब कि हमने कुछ हाइपोथेसिस कुछ ऐसा लॉन्च किया और उस पर हाइपोथेसिस दिया कि ये गलत है, लेकिन और वो हमारा नल हाइपोथेसिस सही निकला, और फिर भी पता है हम लोग को ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हमने उसको मार्केट में लॉन्च की उस चीज़ को, फॉर एग्जांपल ड्रग, जो कि पता है पब्लिक की हेल्थ के लिए गलत है, ख़राब है, लेकिन फिर भी लॉन्च की, तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा एरर। बीटा एरर, हम लोग को पता है कि जो चीज़ हमने लॉन्च की है वो पब्लिक की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी हमने उसे लॉन्च नहीं करेंगे, तो उसको बोलेंगे बीटा एरर। कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1 - p, कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1 - p, एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है मीन +-2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अल्फा एरर इज इक्वल्स टू p वैल्यू एंड कॉन्फिडेंशियल लेवल इज इक्वल्स टू 1 - p। सो अल्फा एरर इक्वल्स टू p वैल्यू, एंड p वैल्यू हमेशा 0.05 नहीं तो <<0.5% से कम होता है। फिर जो अल्फ़ा एरर होता है वो होता है फॉल्स पॉजिटिव, और दूसरा जो होता है वो होता है फॉल्स नेगेटिव। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी दोनों अलग चीज़ है। देखो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यदि एक गोला बना दूँ मैं, प्रिसीजन किसको बोलेंगे, यदि यहीं पे पूरा फोकस है इसको बोलेंगे प्रिसीजन, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, इसको बोलेंगे एक्यूरेसी। और यहीं पे यदि बार बार यदि हमारा फोकस रहेगा तो इसको बोलेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों। तो ये हो गया प्रिसीजन एक्यूरेसी। क्वांटिटेटिव, तो हाँ, तो कुछ टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एनालिसिस होते हैं। सो क्वांटिटेटिव के लिए हम लोग देखते पहले 2 ग्रुप है या 3 ग्रुप है, यदि 3 ग्रुप रहा तो सीधा एनोवा कर देते, 2 ग्रुप रहा तो टी टेस्ट करते। टी टेस्ट में भी यदि बिफोर एंड आफ्टर लिखा रहा तो पेयर टी टेस्ट, बिफोर एंड आफ्टर नहीं लिखा रहा क्वेश्चन में तो अनपेयर टी टेस्ट। क्वालिटेटिव में स्मॉल सैम्पल साइज़ या तो लार्ज सैम्पल साइज़ होगा। क्वालिटेटिव में स्मॉल सैम्पल साइज़ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिशर एग्जैक्ट टेस्ट करेंगे। लार्ज सैम्पल साइज़ होगा तो का स्क्वायर टेस्ट करेंगे। सिंपल रैंडम, हाँ, ये कुछ सिलेक्शन के कुछ टाइप्स है। फॉर एग्जांपल सिंपल रैंडम, सिस्टमिक रैंडम। हाँ, सिस्टमिक रैंडम में हर तीसरे बंदे को हम लोग उठा रहे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है उसको हमने पहले बांट दिया। फॉर एग्जांपल ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, वेगन है, तो ऐसे ग्रुप में बांट के फिर सिलेक्शन किया तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। फिर क्लस्टर वाला हम लोग यूज़ कर सकते वैक्सीनेशन। तो चेक द वैक्सीनेशन प्रोग्राम का चेक करने के लिए हम लोग क्लस्टर के फॉर्म में वहाँ से बच्चों को उठाते हैं। फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब आसपास में जितने भी लोग दिख रहे हैं उनको उठा लिया तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस, मतलब कहीं घूमना नहीं पड़ा। हाँ, फिर वॉलेंट्री मतलब सामने से ही बंदा आके बोला कि हाँ मेरे को इसमें पार्ट लेना है, इस एक्सपेरिमेंट में, तो उसको बोलेंगे वॉलेंट्री। स्नो बॉलिंग बोले तो हमने एक पेशेंट को पकड़ा और बोला कि बता, और एक जो ड्रग करता है उस बंदे को पकड़ा, बोला कि बताओ और कौन कौन ड्रग करता है, तो गया अपने दूसरे दोस्तों को बुला के लाया, और तो ऐसे फिर उसके दूसरे दोस्त ने और अपने दोस्तों को बताया जो ड्रग्स करते, तो इसको बोलते हैं स्नो बॉलिंग। जजमेंटल का नहीं याद आ रहा है। केस कंट्रोल स्टडी में देखो क्या क्या होता है। रिकॉल बायस हो सकता है ना, क्योंकि पूरा रिकॉल हिस्ट्री
उसे मतलब किसी को लंग कैंसर हो गया तो उससे पूछते हम लोग कि सिगरेट पिया था कि नहीं, ये केमिकल का यूज़ किया था कि नहीं, तम्बाकू खाया था कि नहीं। तो रिकॉल बायस हो सकता है इसमें, सिलेक्शन बायस एंड बर्गसोनियन बायस। बर्गसोनियन बायस बोले तो क्या होता है? बर्गसोनियन बायस भी नहीं याद आ रहा। कोहॉर्ट स्टडीज़ में होता है एट्रिशन बायस एंड हॉथरॉन बायस। एट्रिशन बायस मतलब कि हो सकता है वो पे कोहॉर्ट बहुत लंबा चलता है ना, तो एट्रिशन बायस मतलब हो सकता है कि जो आपके एक्सपेरिमेंट के पार्ट हो, जो बंदे हो जो एक्सपेरिमेंट में पार्ट ले रहे, वो लोग माइग्रेट कर जाए कहीं और। हॉथरॉन बायस में मतलब कि कोहॉर्ट के स्टडीज़ में पेशेंट को पता चल जाता है कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर देते, तो उसको हॉथरॉन बायस बोलेंगे। बर्गसोनियन बायस याद नहीं आ रहा यार। एक मिनट बस। Bucksonian bias is when we study hospital patient only, so there might be more susceptibilities. हाँ ओके, बक्सोनियन बाइस ये बोलता है, जो बक्सोनियन बाइस है ना, किधर गया? हाँ, बक्सोनियन बाइस जो है ये बोलता है कि देखो, हम केस कंट्रोल स्टडी में पेशेंट को कहाँ से लेते हैं? हॉस्पिटल से उठाते, वहीं से उसकी हिस्ट्री लेते। तो हो सकता है जो डिजीज़ उस पेशेंट को हो वो ऑलरेडी पेशेंट है ना, तो हो सकता है उसकी ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा उस डिज़ीज़ को लेकर के, और हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल को उठा लिया स्टडीज़ के लिए, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी हो सकता है उस डिज़ीज़ के लिए कम हो, तो इसको बोलेंगे बक्सोनियन बायस। फिर है स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल। स्टडी डिज़ाइन होते एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद में फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे एंड फिर उसका एनालिसिस करेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव में आते अपने केस रिपोर्ट, केस सीरीज। एनालिसिस में आते, एनालिटिकल में आते केस कंट्रोल, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट, ये सारे एनालिटिकल स्टडीज़ है। ठीक है, इसको स्टडी डिज़ाइन को याद रखने के लिए एक्सपेरिमेंटल के लिए हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल यू वेंट टू मीट अ गर्ल, तो पहले क्या किया? ऑर्डर किया कॉफ़ी चाय जो भी है, तो फिर ड्रिंक किया, तो ड्रिंक किया, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। फिर ड्रिंक करते हुए तुमने क्या किया? ऑब्ज़र्व किया सामने वाले को। ऑब्ज़र्व करने के बाद में घर पे गए, घर पे जाके डिस्क्राइब किया उसको, फिर तुम्हारी मम्मी ने उसको एनालाइज़ किया, अच्छा ऐसा ऐसा सीन है क्या? ओके ओके। तो ये मतलब LRR में मैम ने बताया था, तो वैसे मैं भी बोल दिया, याद रख तू भी। स्टेरलाइजेशन, हाँ स्टेरलाइजेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसमें हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, ग्लूटरल्डिहाइड है एंड ETO है। ग्लूटरल्डिहाइड में बोल दो ग्लूटरेडिहाइड। क्यों? क्योंकि रेड में होते हैं ना सारे स्कोप्स वीप्स, ये सब रेड में आते हैं। हॉट एयर ओवन में 160 डिग्री इंटू 2 आवर तक उसको गर्म करेंगे। उसमें क्या क्या आते? हॉट एयर ओवन में सारे ब्लू कंटेनर के अंदर जितने भी वेस्ट आते हैं ना, वो सारे इसमें आते हैं। ग्लास देखो, ग्लास, पेट्री डिश, सिरिंजेस ग्लास वाले, हाँ, ऑयली, डस्टी, ग्रीजी, लिक्विडी, सारे सब कुछ इसमें आते। मीडियम सारे, क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं ना, कल्चर मीडिया। 120 डिग्री 15 मिनट्स 15 PSI प्रेशर पे होता है ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव में क्या क्या लेते हम लोग, इंक्लूड करते? कल्चर मीडिया, OT लाइनेन। येलो में ना, येलो कलर का जो अपना ये रहता है उसमें देखो, OT लाइनेन, ग्लव, ये अपने गाउन्स, सूचर्स, ये सब जाते हैं ना, जितने भी सॉइल्ड ह्यूमन सॉइल्ड वेस्ट होते हैं। तो ऑटोक्लेव, ऑटो कैसा होता है? ऑटो रिक्शा येलो कलर की होती है, तो येलो वाले में जितने भी वेस्ट जाते हैं वो सारे ऑटोक्लेव में जाके होंगे। कल्चर मीडिया, OT लाइनेन, गाउन्स एंड सूचर। ग्लूटरल्डिहाइड से होते हैं स्कोप्स। यहाँ पे हम लोग स्कोप्स को ये करते, स्टेरलाइज करते, एक्सेप्ट आर्थ्रोस्कोप को स्टेरलाइज करने के लिए गामा रेज लगता है। ETO एक गैस होता है, उससे हम लोग कार्डियोपल्मोनरी मशीन को स्टेरलाइज करते हैं। फिर आगे अपना हेल, HFL, डेली, क्वेली। सो हेल बोले तो लाइफ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। DFLE, डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेली, मेजर द बर्डन ऑफ डिजीज़।
डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर एंड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। सो डेली क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द बर्डन ऑफ डिजीज। क्वाली क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द intervention. It measures the cost effectiveness of the intervention. नेक्स्ट है अपना कैलोरीज एडेड। हाँ, कैलोरीज एडेड इन फर्स्ट 6 months ऑफ लैक्टेशन इज 600 किलो कैलोरी एंड कैलोरीज एडेड इन 7 to 12 months ऑफ द लैक्टेशन इज 520 कैलोरीज। तो ये न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है ना यार। फिर है अपना HDI। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। इसमें आते हैं किल। HDI में आते हैं किल। किल बोले तो नॉलेज, इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। PQLI में आते हैं इल। इल बोले तो लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट 1 year एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 year। बर्थ पे नहीं, बर्थ में कहाँ पे आता है? HDI में बर्थ दिखता है अपने को। GHI ग्रोथ ह्यूमन क्या है? ग्रोथ ह्यूमन इंडेक्स कौन सा कुछ तो है ना। तो इसमें ग्रोथ ह्यूमन इंडेक्स ऐसा कुछ तो है। तो इसमें सारे मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की ग्रोथ हो रही है कि नहीं उसको लेते। तो कैसे लेते? प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अंडर नरिश, कितने लोग अंडर नरिश है, कितने लोग अंडर वेट है, एंड डाइंग अंडर 5 age। कौन 5 साल के अंदर मर जा रहा है, कौन अंडर वेट है, कौन अंडर नरिश है, ये सब होते हैं GHI में। ग्रोथ ह्यूमन इंडेक्स ऐसा कुछ नाम है, शायद चेक कर लेना। फिर आते अपने सारे रेट्स, बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट है ना, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन सब में क्या होते हैं? 1000 मीडियर पॉपुलेशन होते डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमेशा 1000 मीडियर पॉपुलेशन। एंड मीडियर पॉपुलेशन कब लेते हैं? 1 जुलाई को लेते हैं। एंड डिनोमिनेटर में क्रूड बर्थ, टोटल क्या है? टोटल लाइव बर्थ। क्रूड डेथ, तो डेथ हो गया न्यूमरेटर में, इजी। एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइड बाई 10। करेंटली इट इज़ 0.9 एनुअल ग्रोथ रेट। फिर होता है माल्थुजियन मॉडल। माल्थुजियन मॉडल क्या बोलता है? यदि एनुअल ग्रोथ रेट 1 है तो हमारे देश की पॉपुलेशन 70 ईयर्स में डबल हो जाएगी। यदि एनुअल ग्रोथ रेट 2 है तो 35 साल के अंदर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है डबल हो जाएगी। फिर डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो 14 साल से कम हो और 56 साल से ज़्यादा हो, मतलब बच्चे एंड बूढ़े दोनों को किस में लेते हैं? डिपेंडेंसी रेशियो। जितने बच्चे बूढ़े ज़्यादा हो जाएंगे उतने ही डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा हो जाएगी। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वाला नहीं है, ये GFR है ग्रॉस फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे सारे रेट है देखो, GFR ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, TFR सॉरी रेट नहीं, यहाँ पे देखो 2 फर्टिलिटी रेट है एंड 2 रिप्रोडक्शन रेट है। 2 फर्टिलिटी रेट है एंड 2 रिप्रोडक्शन रेट है। सो GFR बोले तो ग्रॉस फर्टिलिटी रेट, TFR बोले तो टोटल फर्टिलिटी रेट, GRR बोले तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट एंड NRR बोले तो नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो इसके फॉर्मूले होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। और जो अपना रिप्रोडक्शन रेट है, रिप्रोडक्शन रेट में हमेशा इंपॉर्टेंट रखना, क्वेश्चन में दी डॉटर इन्वॉल्व रही तो हमेशा याद रखना कि रिप्रोडक्शन रेट की बात चल रही है, वो फर्टिलिटी रेट की बात नहीं चल रही है। और यदि डॉटर एब्सेंट है तो हो सकता है वो फर्टिलिटी की बात चल रही हो। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इसमें ले लेते हैं, एज स्पेसिफिक पर्टिकुलर एज में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर्टिकुलर वुमेन को, वैसा। फिर ये हो गया। हाँ, अब देखो TFR टोटल फर्टिलिटी रेट का जो टारगेट है वो है 2.1। इस समय इंडिया का जो है वो है 2.1 टारगेट, और इंडिया का भी इतना ही है और टारगेट भी यही है। टारगेट NRR बोले तो नेट रिप्रोडक्शन रेट कितना है? 1, जो कि अभी भी इंडिया का है 0.9 या 1 के आसपास ही है। एंड कपल प्रोटेक्शन रेट यदि 60% से ज़्यादा होगा तभी हमारा नेट NRR 1 हो सकता है, जो कि इंडिया का ऑलरेडी अचीव है। तो ये सारे इंडिया ने अचीव कर रखे हैं। डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स, डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? बर्थ, डेथ, मैरिज है ना, माइग्रेशन, सोशल मोबिलिटी। मतलब मैरिज करोगे और सोशल मोबिलिटी मतलब मैरिज के बाद में जो कास्ट चेंज होता है अपर लोअर जिसमें भी जाओगे आप उसको सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। माइग्रेशन तो पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है डेमोग्राफिक डिटर्मिनेंट्स में। फिर एक होते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। हाँ, फिर ये देखो वो जो कंट्री के ग्रोथ ऐसे बने हुए ना, ये चलता है। फिर एक ऐसा चला जाता है जो ग्रोथ अपना पॉपुलेशन इंडिकेट करता है। तो उसके कितने स्टेजेस होते हैं? हाई स्टेशनरी स्टेज, अर्ली एक्सपांडिंग, लेट एक्सपांडिंग, लो स्टेशनरी स्टेज, 1 2 3 4 एंड डिक्लाइनिंग 5। टोटल कितने हो गए? 5। इंडिया चाइना स्टेज 3 में। स्टेज 3 मतलब लेट एक्सपांडिंग। डेवलप कंट्री किस में होते हैं? स्टेज 4। स्टेज 4 मतलब लो स्टेशनरी स्टेज में। फिर ये हो गया इंडिया चाइना स्टेज 3 में। मैक्सिमम डेमोग्राफिक गैप किस में दिखता है? स्टेज 2 में। स्टेज 2 में। फिर डेवलप कंट्री कहाँ पे, डेवलपिंग कहाँ पे होते हैं? डेवलपिंग स्टेज 1 एंड 2 में होते हैं। डेवलप कंट्रीज कहाँ पे होते हैं? स्टेज 4 में होते हैं। एंड आइडियल स्टेज कौन सा होगा? स्टेज 4 ना, क्योंकि डेवलप कंट्रीज वहाँ पे। फिर डिलेड इम्यूनाइजेशन पे आ गए। अब इम्यूनाइजेशन में यदि किसी का भी वैक्सीनेशन डिले हो गया है तो हम लोग कौन सी वैक्सीन कब तक दे सकते हैं? तो यदि जो 1 साल के अंदर अंदर तक हमको मतलब बर्थ पे, हाँ, 4th मंथ पे, 6 मंथ पे, 10 मंथ पे, 6th वीक पे, 10th वीक पे, 14th वीक पे जो हमको वैक्सीनेशन करनी थी वो नहीं किए, तो वैक्सीनेशन हम लोग कब तक कर सकते हैं? तो ये ऐसा है। तो 1 साल तक हम लोग BCG, रोटा, पेंटा, PCV, IPV, हेपेटाइटिस बी, ये सब 1 साल तक दे सकते हैं। फिर 5 साल तक कौन सा दे सकते हैं हम लोग? 5 साल तक तो OPV, पोलियो वायरस, विटामिन ए एंड MR। 6 साल तक कौन सा? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाला दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा भी। 7 साल तक हम DTP दे सकते हैं। जैपनीज एंसेफेलाइटिस 15 साल तक दे सकते हैं। एंड DT एंड TT का तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि DT और TT तो प्रेग्नेंट वुमेन में देते ही है वैसे भी। और प्रेग्नेंट वुमेन का कोई लिमिट होता है? कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नॉर्मल माना जाता है 19 to 49, लेकिन प्रेग्नेंट तो कभी भी हो सकते हैं ना, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। DT एंड TT देते। ओपन वाइल पॉलिसी। ओपन वाइल पॉलिसी मतलब एक वैक्सीन को खोल दिया तो 28 दिन के लिए अंदर यूज़ करना है। तो जो वैक्सीन 28 दिन डे वाले इसको फॉलो करे उसको हम लोग बोलते हैं ओपन वाइल पॉलिसी। एंड ओपन वाइल पॉलिसी कुछ वैक्सीन है जो फॉलो नहीं करती, उसमें आते हैं अपने मीजल्स रूबेला वाले, BCG, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, रोटा, कोविड एंड येलो फीवर वाले। फिर कुछ होते हैं वैक्सीन होते हैं, वो होते हैं तो किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन है ना, रिकम्बिनेंट वैक्सीन। सो जो लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन के अंदर के एग्जांपल क्या है? BCG, MMR, रोटावैक, जैपनीज एंसेफेलाइटिस का SA1414-2 वाला स्ट्रेन, फिर OPV एंड वेरिसेला। ये सारे क्या है? लाइव वैक्सीन से। ये सारे हैं लाइव वैक्सीन। फिर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बेस्ड वैक्सीन। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बेस्ड वैक्सीन हम लोग किसको देते? उस पेशेंट को देते जिसके स्प्लेनेक्टोमी हो गई होती है, जिसका स्प्लीन हम लोग निकाल देते कुछ डिजीज़ के उसमें। तो उसमें मेनिंगोकोकल रहते हैं, टाइफाइड होते हैं, है ना, फिर निमोकोकल, HIV एंड गिवन टू द पेशेंट जिसके अंदर स्प्लेनेक्टोमी हो गया होता है।